हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट्स। So let us see question number 28. Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2024. Their profit sharing ratio was 3:2:1 and their balance sheet was as under. So here is the balance sheet given on the date of dissolution of the firm. Shilpa rupees 80,000, Meena rupees 40,000. Bank loan rupees 20,000, creditors of rupees 37,000, provision for doubtful debts rupees 1200, general reserve rupees 12,000. To the asset side, land rupees 81,000, stock rupees 56,760, debtors rupees 18,600, Nanda's capital rupees 23,000, and there is a cash balance of rupees 10,840. Grand total is rupees 1,90,200. Now, further the question says, it is agreed as follows. Stock of value rupees 41,660 is taken over by Shilpa for rupees 35,000 and she agreed to pay bank loan. The remaining stock was sold at rupees 14,000 and debtors amounting to rupees 10,000 realized 8,000. Land is sold for rupees 1,10,000. The remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization amounted to rupees 1,200. There was a typewriter not recorded in the books worth rupees 6,000 which were taken over by one of the creditors at this value. Prepare a realization account, partners capital accounts and cash account to close the books of the firm. So let us see the detailed explanation in the solution. So solution 28 we will see. पहले हम बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होंगे उसे डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे. फाइन. सो एसेट्स में जो ट्रांसफ़र होगा वो एसेट है लैंड. बुक वैल्यू में हमें ट्रांसफ़र करना है रुपीज़ 81,000 का है लैंड एंड स्टॉक है 56,760 का और है डेटर्स आर ऑफ रुपीज़ 18,600. फाइन. सो सारे एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया. उसी तरीके से हम सारी लाइबिलिटीज़ जो कि क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे. तो बाय बैंक लोन, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को ही हमें ट्रांसफ़र करना है. बैंक लोन इज ऑफ रुपीज़ 20,000. ओके. देन क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 37,000 और प्रोविज़न, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. क्योंकि ये डेटर्स से रिलेटेड है तो इसलिए इसे हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन पेमेंट इसको किसी का भी नहीं किया जाता है. फाइन. इसके लिए किसी को भी कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है फर्म को. ओके. नाउ ये हो गया. अब जो एग्री हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है. स्टेटमेंट में लिखा है स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 इज टेकन ओवर बाय शिल्पा. सो हु इज शिल्पा? शिल्पा इज द पार्टनर. तो स्टॉक को कभी भी हमें इधर से ही रियलाइज करना क्रेडिट तरफ से. सो बाय शिल्पा, बाय शिल्पास कैपिटल. जो कुछ भी फर्म पार्टनर को देता है वो कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही देता है. और यहाँ स्टॉक है ना. स्टॉक कितने का स्टॉक है? 41,660 के स्टॉक को शिल्पा 35,000 रुपीज़ में ले गई. सो इतने रुपए का देखिए, टोटल स्टॉक 56,760 का है, उसमें से 41,660 का स्टॉक 35,000 रुपीज़ में शिल्पा ने ले लिया. तो जितने में ले लिया उतना ही अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखना है. फिर आगे लिखा हुआ है एंड शी ऑल्सो एग्रीड टू पे द बैंक लोन. तो यहाँ बैंक लोन को हम डेबिट तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे टू शिल्पा
बैंक लोन, कोई अमाउंट नहीं लिखा है, इसका मतलब 100% पेमेंट हो गया, होना पड़ेगा, है ना। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ₹14,000। सो यहाँ देखिए बचेगा ना स्टॉक 56,760 में से 41,660 का गया, तो बाकी को हमने बेच दिया। फाइन, सो स्टॉक बेच दिया। कितने रुपए का स्टॉक बेच दिया, इस अमाउंट और इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो आएगा 15,100। 15,100 के स्टॉक को फर्म ने 14,000 रुपीज में बेच दिया। एंड डेटर्स, डेटर्स जिनका वैल्यू 10,000 का था, उससे फर्म को कितना मिला, 8,000 रुपीज मिला। फाइन, 10,000 वाले डेटर्स से कितना मिला, 8,000, जबकि डेटर्स है कितना हमारे पास, यू कैन सी हियर डेटर्स आर ऑफ ₹18,600, उसमें से 10,000 वाले का हिसाब हो गया, तो बाकी क्या बचा, 8,600 वाले डेटर्स बचे हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कि देखिए एक लाइन छोड़ करके मैं पढ़ रहा हूं, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50%। तो बाकी के जो डेटर्स हैं, डेटर्स कितने के बच गए, 8,600 के बच गए, इनसे 50% मिला, मतलब 4,300 रुपीज मिला। फाइन, तो ये हो गया टोटल डेटर्स का हिसाब। अब लैंड के बारे में लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, लैंड इज सोल्ड फॉर ₹1,10,000। सो बेच दीजिए, लैंड इज सोल्ड फॉर ₹1,10,000। अच्छा देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कैश अकाउंट बनाना है, तो हम ये बैंक के बदले हमको क्या लिखना चाहिए, कैश लिखना चाहिए, ताकि सारा अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकें, कैश में। फाइन, ओके। बैंक लिख सकते हैं, बट हमें कैश अकाउंट बनाने कहा है, इसलिए सारा का सारा ट्रांजैक्शन हम कैश में कर देते हैं। ठीक, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज दिस मच, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,200। सो कॉस्ट ऑफ, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चे को हमें डेबिट में ही लिखना है, टू बैंक, नॉट बैंक, अगेन बैंक लिख रहे हैं हम। कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1,200 रुपीज़ के हैं। फिर आगे लिखा है देयर वॉज अ टाइपराइटर नॉट recorded in the books worth ₹6,000 which were taken over by one of the creditors. Now 6,000 रुपीज़ का एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है जिसे क्रेडिटर ले गया, तो इसके हमें कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी के क्रेडिटर्स को पे किया गया, तो यहीं से पे करेंगे हम। क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे, देखो 37,000 रुपीज़ का क्रेडिटर है, उसमें से 6,000 रुपीज़ का तो हमने टाइपराइटर दे दिया, तो बचा हुआ क्रेडिटर को ही हम यहाँ पेमेंट करेंगे। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर जो क्रेडिटर ले गए हैं उसके लिए हमें कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्रेडिटर का अमाउंट कम पे करना है, क्योंकि बाकी बचा हुआ को ही पे करेंगे, है ना। देन प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, सो विथ दिस मच ओनली वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो लेट अस ग्रैंड टोटल दिस, ये अमाउंट को हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं ताकि बाहर में अमाउंट पता चल जाए। 1,36,300 और यहाँ ऐड करेंगे तो आएगा 32,200। फाइन, अब हम बैलेंस कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें गेन ऑन रियलाइजेशन मिलने वाला है। ओके, सो लेट अस टोटल इट। सो ग्रैंड टोटल इज 2,29,500। हमें डेबिट में भी 2,29,500 लाने के लिए यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा 20,940। सो दिस इज गेन और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, सो टू प्रॉफिट, और ये तीनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में दिया जाएगा। सो विच आर द पार्टनर्स, शिल्पा, मीना and Nanda. So when you break this amount, it is 10,470, then 6,980 and 3,490. So this way a realization account has to be prepared. So partners capital account बनाएंगे। अभी हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे किया, अब इंटरनल लाइबिलिटी को फर्म पे करेगी। सो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है
शिल्पा का 80,000 रुपीज़ और मीना का है 40,000 रुपीज़। नंदा का डेबिट बैलेंस है जो कि एसेट साइड में दिया हुआ है, तो हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस अमाउंट इज हाउ मच 23,000 रुपीज़। फाइन। अब रियलाइजेशन के गेन को लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या है, पहला तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो है 10,470 एंड 6,980 एंड 3,490 और बैंक लोन भी है। बैंक लोन शिल्पा ने ले गया है 20,000 रुपीज़ का, ये भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बाय जनरल रिजर्व, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटेंगे। सो ये हो गया क्रेडिट साइड। अच्छा, अब डेबिट साइड हमें लिखना है ना, डेबिट साइड भी टू रियलाइजेशन। डेबिट साइड के रियलाइजेशन में क्या है, हमारे पास है स्टॉक जो शिल्पा लेकर गई है 20,000 रुपीज़ में, नॉट 20,000, 35,000 रुपीज़ में। दिस इज 35,000। ओके, नाउ अब हम इसे क्लोज करेंगे। सो ग्रैंड टोटल कीजिए। सो सबसे पहले नंदा को क्लोज करते हैं। नंदा का टोटल है इधर 23,000, डेबिट बैलेंस निकलेगा यहाँ, और यहाँ हमें एक बैलेंसिंग अमाउंट लिखना होगा दैट इज 17,510। मतलब नंदा को अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। फाइन, कैश अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट लिखना है। ओके, कैश अकाउंट में नंदा विल ब्रिंग रुपीज 17,510। लेकिन मीना का क्या होगा, मीना का टोटल आ रहा है 50,980। सो यहाँ लिखेंगे टू कैश 50,980 रुपीज़ मीना को रिसीव होगा, और शिल्पा का यहाँ ग्रैंड टोटल है 1,16,470। सो शिल्पा विल टेक अवे रुपीज़ 81,470। सो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाएगा। फाइन, अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। फाइन, सो अब पार्टनर्स को भी उनका अमाउंट पेमेंट हो गया है। देखिए दो पार्टनर्स पैसा ले गए और एक पार्टनर को पैसा लाना पड़ा। अब कैश अकाउंट में हम हिसाब लगाते हैं कि कितना पैसा हमने कहाँ से मिला हमें और हमने उसे कहाँ यूज़ किया। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,840। फिर हमने जो एसेट्स बेचा वो रियलाइजेशन से रिसीव हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जो लिखा है वो हमें डेबिट में लिखना है यहाँ। सो सारे एसेट्स को बेचने पे हमें 1,36,300 रुपीज़ मिला। और क्या अमाउंट मिला हमें, पार्टनर नंदा से भी 17,510 रुपीज़ मिला। सो टू नंदाज कैपिटल, सो टोटल हमें कितना रुपीज़ मिल गया, 1,64,650 रुपीज़ फर्म के पास है। अब उसने फर्म ने पेमेंट क्या किया, तो लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए डेबिट के साइड कितना रुपीज़ पेमेंट किया है, 32,200 रुपीज़ का पेमेंट क्रेडिटर्स को गया है और एक्सपेंस मिलाकर। फाइन, और पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट से पेमेंट हुआ है। सो बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ शिल्पा एंड मीना। शिल्पा को फर्म ने पे किया 81,470 और मीना को पे किया रुपीज़ 50,980। सो कुल मिलाकर के कैपिटल का 1,32,450 रुपीज़ पे हुआ। सो कैपिटल इज़ द लास्ट थिंग बाय द फर्म टू बी पेड। सबसे पहले फर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पे करती है, फिर पार्टनर्स के लोन को पे करती है, उसके बाद अगर रकम बचती है तो पार्टनर्स के कैपिटल को पे करती है।
अब आप देखिए इधर का टोटल भी कितना आ रहा है, 1,64,650। अब फर्म के पास कुछ भी चीज़ नहीं बचा है। बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट थे वो सारे के सारे क्लोज किए जा चुके हैं। अब कोई भी अकाउंट में बैलेंस क्लोज डाउन नहीं बचा है। इन दिस वे द फर्म इज डिसॉल्व्ड नाउ। Now let us see question number 29. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2024, their balance sheet was as follows. Creditors rupees 38,000, loan by Mrs. A rupees 10,000, loan by B rupees 15,000, reserve rupees 5,000, capital A rupees 10,000 and capital B rupees 8,000. एसेट्स के साइड दिया हुआ है कैश एट बैंक रुपीज़ 11,500, स्टॉक रुपीज़ 6,000, डेटर्स रुपीज़ 19,000, देन फर्नीचर रुपीज़ 4,000, प्लांट रुपीज़ 28,000, इन्वेस्टमेंट्स रुपीज़ 10,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज़ 7,500 विच इज़ अ लॉस। ग्रैंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज़ रुपीज़ 86,000। अब डिसोल्यूशन से संबंधित क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2024 एंड बोथ द पार्टनर्स एग्रीड टू द फॉलोइंग. A took investments at an agreed value of rupees 8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. Other assets realized as stock rupees 5,000, debtors rupees 18,500, furniture rupees 4,500 and plant rupees 25,000. Expenses of realization came to rupees 1,600 and creditors agreed to accept rupees 37,000 in full settlement of their claims. Prepare realization account, partners capital accounts and bank account. Fine. Unlike the previous question where cash account was to be opened, now here it is particularly asking to open a bank account. Fine. So let us see the solution. सो सोल्यूशन 29 वी विल सी. सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सो सारे एसेट्स क्योंकि डेबिट बैलेंस होते हैं इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे, है ना. स्टॉक बुक वैल्यू में ही लिखना है हमें रुपीज़ 6,000. डेटर्स रुपीज़ 19,000. देन टू फर्नीचर rupees 4,000. Then plant rupees 28,000 and two investments rupees 10,000. प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, उसे सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. यहाँ कभी भी आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. नाउ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम पे करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे बाय मिसिस एज लोन, है ना. ए और बी पार्टनर है लेकिन मिसिस ए थोड़ी है, वो तो पार्टनर नहीं है, तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी हुई. फाइन. एंड लोन बाय बी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो बी तो पार्टनर है. एंड बाय क्रेडिटर्स रुपीज़ 38,000. नाउ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इन्हें रियलाइज़ करेंगे. क्वेश्चन में लिखा है कि ए टुक इन्वेस्टमेंट्स, सो दे दीजिए ए को. एसेट्स डेबिट में लिखे जाते हैं लेकिन उनको डिस्पोज हम कहाँ से करेंगे या उनको रियलाइज़ हम क्रेडिट साइड से करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के. सो एस कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स को 8,000 रुपीज़ में पार्टनर ए ले गया और साथ में वो मिसिस ए के लोन को भी ले गया. तो ये लाइबिलिटी को हम डेबिट की तरफ से डिस्पोज करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट. मिसिस एज लोन पूरा का पूरा अमाउंट 10,000 रुपीज़. सो इस तरीके से पार्टनर ए एक एसेट ले गया तो साथ में एक लाइबिलिटी भी ले गया. देन अदर एसेट्स रियलाइज्ड, है ना. तो ये बाकी के सारे इन्वेस्टमेंट्स तो हो गए, 1 2 3 4 बचे हैं, तो इनको रियलाइज़ कीजिए. तो बाय बैंक लिखेंगे हम क्योंकि
क्वेश्चन में बैंक अकाउंट ओपन करने कहा है ना, बैंक अकाउंट का हिसाब मांगा है, तो हम सारा अमाउंट बैंक में ही जमा करेंगे। तो इट इज़ हाउ मच बैंक एंड व्हाट इज रिटर्न स्टॉक। स्टॉक से 5,000 रुपीज़ प्राप्त हुआ। देन डेटर से मिला 18,500। देन फर्नीचर से ₹4,500 एंड प्लांट से फाइन। प्लांट, यह है प्लांट से मिला 25,000। देखिए मतलब टोटल कितना रकम प्राप्त हुआ फर्म को, 53,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। फाइन। अब लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे हम, ये क्रेडिटर्स को पे करना है। सो टू बैंक। एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ है कि देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ ₹1600, है ना। कॉस्ट वेयर इज दैट, हाँ पॉइंट सी में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹1600। सो 1600 एंड क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है 37,000 रुपीज़ उन्हें पे करना पड़ा, जबकि है 38,000 का, है ना, उसे पे कर रहे हैं 37,000। सो टोटल हियर इज 38,600। फाइन। अब हम इसे बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। सो डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है एंड दिस इज 1,15,600। सो हमें यहाँ बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ₹6,600 एंड दिस इज loss on realization which will be paid to partners in their profit sharing ratio, that is 3:2। तो A and B, इसे हम 3:2 में तोड़ेंगे तो A को मिलेगा 3,960 और B को ₹2,640। So this is how realization account will be prepared. Now let us move on to partners capital accounts. लेकिन उससे पहले हम पार्टनर का लोन अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस जो पेमेंट का रहता है वो पार्टनर्स लोन रहता है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल पे किया जाता है। तो हम पार्टनर का लोन अकाउंट पहले बना लेते हैं और ये एक लायबिलिटी है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर का लोन कितने का था, देखिए ए का नहीं है, बी का है, सॉरी बीज लोन इट इज़, है ना। बीज लोन इज ऑफ ₹15,000। पेमेंट कीजिए टू बैंक। सो इस तरीके से बीज लोन भी बंद हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दैट इज 10,000 एंड ₹8,000। देन रिजर्व भी है, वो भी आप बांट दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 5,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, सो 3,000 एंड 2,000। देन रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी है, देखिए एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। सो क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है इसलिए हम उसे डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। लॉस है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है कितना, और 3:2 में हमने दे दिया, ये भी 3:2 में है। देन रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाइए। रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है जो ए ले गया है 8,000 रुपीज़ में, और लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन है 3,960 एंड 2,640। और बाय रियलाइजेशन ए, मिसिस ए का लोन भी उसने ले लिया है और यह है 10,000 रुपीज़ का। बस इतना ही। अब हम इसे टोटल करेंगे, ए को टोटल कीजिए तो आएगा 23,000 रुपीज़। ये सब माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 6,540। तो इसे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक। सो
ए को फर्म से पैसा मिल गया अमाउंट 6,540, दैट इज द कैपिटल रिफंडेड बाय द फर्म। उसी तरीके से बी का ग्रैंड टोटल आ रहा है 10,000, ये दोनों फिगर को माइनस करेंगे तो आएगा 4,360। सो इस तरीके से ए और बी को उनका कैपिटल वापस मिल गया। फाइन, वी नो दैट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था उतना ही कैपिटल उनको वापस मिले। फाइन, इनको कम भी मिल सकता है ना। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कम से कम इतना समझिए कि उनको कुछ कैपिटल का पैसा वापस मिला। फाइन, नाउ लेट अस प्रिपेयर बैंक अकाउंट। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है वो हमें यहाँ लिखना है। एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस रहेगा, डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में नहीं। टू रियलाइजेशन, एसेट्स को बेचने से रियलाइज हुआ है अमाउंट 53,000, जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय बैंक, वही अमाउंट हमें यहाँ टू रियलाइजेशन लिखना है। और जो खर्च किया है फर्म ने रियलाइजेशन पे, जैसे कि क्रेडिटर्स को पे किया और एक्सपेंसेस पे किया, सो कितना था रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बैंक में लिखा हुआ 38,600। देन बी का लोन पे किया गया है, सो बीज लोन 15,000 रुपीज़ का पे हुआ है। बी के लोन को यानी पार्टनर के लोन को कभी भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। फाइन, उसे आप अलग से सेटल करेंगे, बैंक से देंगे, है ना, कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। एंड बाय कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए को मिला 6,540 और बी को मिला 4,360। तो कैपिटल के नाम पे फर्म ने 10,900 रुपीज़ पार्टनर्स को दिया। अब दोनों ही तरफ का ग्रैंड टोटल आएगा 64,500। सो दिस वे द एंटायर फर्म इज क्लोज्ड एंड बैलेंस शीट इज नाउ क्लोज्ड, है ना। जितने भी डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस थे वो सारे के सारे हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करके उसे क्लोज कर दिया। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर क्लोज हो गया, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, जनरल रिजर्व कैपिटल में चला गया। फाइन, प्रॉफिट एंड लॉस भी कैपिटल में चला गया। तो इस तरीके से आपके पास अब कुछ नहीं बचा। बैंक में भी देखिए कोई बैलेंस क्लोज डाउन नहीं है, फर्म इज नाउ ट्रूली क्लोज्ड। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। कभी भी एक्सप्लेनेशन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स और बारीकियां आपको सिखाई जाती हैं। फाइन, टीएस गरेवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है, आप इससे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप CUET या CPT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये भी हमें बताइए। थैंक यू so much for watching, subscribing, liking and sharing this channel. Thank you so much for everything.